चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकता जेनेटिक। देखिए, मेंडल से संबंधित और मेंडल की आनुवंशिकता से संबंधित एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें जनन, कि जनन क्या है। तो देखिए, जनन की परिभाषा, जनक जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अब शब्द आया है जनक जीवों। जनक मतलब होता है उसकी माता और पिता। मतलब किसी भी जीव में माता पिता द्वारा संतान जो उत्पन्न की जाती है, माता पिता की सहायता से जो संतान उत्पन्न की जाती है, उस क्रिया को जनन कहा जाता है। 1 नंबर की परिभाषा है और एक नंबर के लिए प्रश्न आपसे किया जाता है, जनन किसे कहते हैं। तो जनक जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन है। अब देखिए, जनन की इस क्रिया में जो संतान प्राप्त होती है, उसमें विभिन्न लक्षण, कई सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो अपने या तो उनकी माता के समान होते हैं या फिर वो पिता के समान होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो जीवों में अपने माता पिता के समान होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जीव ने अपने माता पिता से प्राप्त किए हैं, ऐसे लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जो कोई जीव, जो कोई संतान अपने माता या पिता से प्राप्त करती है, वे आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। और ध्यान रहे कि आनुवांशिक लक्षण वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जैसे आज हमने जो लक्षण प्राप्त किए हैं हमारे माता पिता से, वे लक्षण हमारे अंदर जेनेटिक है, आनुवांशिक हैं, वंशानुगत हैं, और हमारी जो संतान होगी उनमें वे ही लक्षण ट्रांसफ़र होंगे, और उनको भी जो संतानें होंगी उनमें वे ही लक्षण ट्रांसफ़र होंगे। तो आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से और उनकी संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, चले जाते हैं। अब देखिए, इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, माता पिता से संतानों में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। जो चैप्टर है वो यही से नाम उसका है, आनुवांशिकता, कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में जाते हैं और संतानों से पहुंचने की जो क्रिया विधि है उसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। अब देखिए, बड़ा विस्तृत ये एक भाग है जीव विज्ञान का, बहुत बड़ी ब्रांच इसके लिए अलग से बनाई गई है, अलग से किताबें आनुवांशिकता पर लिखी गई हैं। तो उसका हम काफ़ी संक्षिप्त में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। विज्ञान की एक ब्रांच है जो आनुवांशिकता के नियमों, कारकों, लक्षणों आदि का अध्ययन करने में मदद करती है। विज्ञान की उस शाखा को हम आनुवांशिक विज्ञान या जेनेटिक्स कहते हैं। इंग्लिश नाम है जेनेटिक्स, या फिर हिंदी में उसे हम कहेंगे आनुवांशिक विज्ञान। ठीक है भाई, मतलब परिभाषा ये देखो, यहाँ पे जो आज तो कम से कम हम पढ़ेंगे वो एक एक दो नंबर की परिभाषाओं से संबंधित ही होगा इस चैप्टर में। बड़े जो प्रश्न हैं, मेंडल के नियम वगैरह, वो अगले टाइम पे होंगे। फिलहाल तो बहुत सारी परिभाषाएं एक नंबरों के लिए ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता के नियमों, कारकों, लक्षणों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं या आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। और आगे देखिए, अब विज्ञान की बड़ी विस्तृत ये शाखा है जिसमें मैं बता दूं आपको कि एमएससी के अंदर तो एक अलग भाग है, पूरा सब्जेक्ट ही अलग है, पेपर ही अलग होता है जेनेटिक्स का। तो बड़ी विस्तृत ब्रांच है। आनुवांशिकता का जो जनक है वो मेंडल है। आनुवांशिकता का जनक मेंडल है, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक शब्द सबसे पहले उपयोग में लिया है वो एक वैज्ञानिक है, बेटसन। बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के लिए, आनुवंशिक विज्ञान के लिए
जेनेटिक शब्द का उपयोग सबसे पहले किया है। तो ये भी एक नंबर का प्रश्न है कि जेनेटिक शब्द का निर्माण या गठन किसने किया? ये किया है बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने। तो ये थोड़ा सा हमने पढ़ा है। आगे हम देखें मेंडल का जीवन परिचय, क्योंकि आनुवंशिकता का जो जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, वो मेंडल ही है, ग्रेगर जोहान मेंडल। देखो मेंडल के जीवन परिचय में कि जो मेंडल नाम का वैज्ञानिक है उसका पूरा नाम, पहला प्रश्न यही बनता है कि मेंडल का पूरा नाम लिखिए। तो मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। देखिए इसका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के सिलिसिया प्रांत में हुआ था। 22 जुलाई 1822। डेट याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ ली जाती है मेंडल का जन्म कब हुआ। इनका जो जन्म हुआ है वो एक ऑस्ट्रिया की माली परिवार में हुआ था। तो माली परिवार में होने के कारण प्रारंभ से ही इनकी रुचि जो फसल है, या हम कह सकते हैं कि जो सब्जियां वगैरह हैं उनको उगाने में, उनसे संबंधित जानकारी रखने में ज़्यादा थी। तो ये पढ़ाई भी करते रहे और साथ साथ खेती बाड़ी में, जिसे हम कह सकते हैं सब्जियां उगाने में, इस चीज़ में इनका विशेष ध्यान था। जब अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद 1843 में इन्हें एक संस्था का, या हम कह सकते हैं एक जो चर्च है उसका पादरी बना दिया गया, ताकि वहाँ पर जो जैसे पुजारी जिसे हम कह सकते हैं वो बना दिया गया, वहाँ पर पूजा पाठ के काम चर्च के करते, और साथ साथ वही जो उद्यान था वहाँ पर इन्होंने मटर के पौधे को उगाकर और उस पर मटर की आनुवंशिकता के प्रयोग किए। ठीक है, तो उद्यान मटर जिस पर इन्होंने काम किया है उसका नाम था उद्यान मटर, और उद्यान मटर का जो बॉटेनिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मटर का वानस्पतिक नाम। तो मटर के पौधे का जो बॉटेनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, वो है पाइसम सेटाइवम। 1843 में जब इन्होंने, मेंडल ने उद्यान में मटर को उगाकर और अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किए, तो प्रयोग करने के बाद और इन प्रयोगों से जो निष्कर्ष, मटर का नाम हमने बता दिया है पाइसम सेटाइवम, जो निष्कर्ष या रिजल्ट प्राप्त किए उन्हें इन्होंने 1866 में, सन ही याद रखना है, मेन जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, यहाँ पर सन का काम है कि किस सन में पैदा हुए, कब इन्होंने पढ़ाई पूरी की, कब प्रयोग किए, कब प्रयोगों से निष्कर्ष प्राप्त किए। तो 1866 में इन्होंने जो रिजल्ट, परिणाम प्राप्त किए अपने प्रयोगों से, देखो 43 में ये काम करने लगे थे, वैसे 7 वर्षों तक इन्होंने मूल रूप से काम किया है और सिस्टम से उसे मतलब लिखकर, गणितीय रूप से अच्छे से लिखकर, और 1866 में एक संस्था थी, एक ब्रांच थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये ब्रून शहर का नाम है, BURN, ब्रून। तो ब्रून शहर की एक संस्था थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। वहाँ पर अपने प्रयोगों के जो निष्कर्ष, जो परिणाम, जो रिजल्ट इन्होंने निकाले थे वो इन्होंने प्रस्तुत कर दिए कि भाई मैंने आनुवंशिकता पर ये काम किया है, ये प्रयोग किए हैं और उनके ऐसे ऐसे रिजल्ट होते हैं। परंतु आनुवंशिकता को समझना 1866 में थोड़ा सा उस समय जटिल था और उस संस्था में इनके प्रयोगों को कोई समझ ही नहीं पाया उस समय। ठीक है भाई, और समझ नहीं पाया तो उस समय इन्हें प्रसिद्धि भी नहीं मिली। वैज्ञानिकों को कब प्रसिद्धि मिलती है? जब उनको कोई समझ ले और उनकी चीज़ वास्तव में सत्यापित हो जाए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने तो जो परिणाम, जो रिजल्ट प्रस्तुत किए थे 1866 में, जो संस्था को इन्होंने डोनेट कर दिए थे, वो कोई समझ ही नहीं पाया, इसलिए ये उस समय प्रसिद्ध नहीं हो पाए और प्रसिद्ध नहीं हुए, धीरे धीरे बुजुर्ग हो गए और 1884 में 6 जनवरी 1884 में हृदयघात के कारण
हार्ट अटैक जिसे हम कह सकते हैं, हृदय की थोड़ी सी बीमारी थी इनको प्रारंभ से, मतलब जवानी की अवस्था से, और हृदयघात के कारण 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हुई। तो जब ये इनकी मृत्यु हो गई तब तक मेंडल को प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। देखो सन आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1822 को ये पैदा हुए थे। 1843 या 43 में इन्होंने अपनी शिक्षा पढ़ाई पूरी करके और चर्च में पादरी बन गए थे। 1866 में अपने प्रयोगों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया था, और जब ये प्रसिद्ध नहीं हुए, कोई समझ ही नहीं पाया प्रयोगों को, तो 1884 में इनकी मृत्यु भी हो गई, 6 जनवरी 1884। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद 3 वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक का नाम है ह्यूगो डीवरिच, दूसरा है कार्ल कोरेंस, और तीसरा है एरिक वान शेरमेट। ये 3 वैज्ञानिक थे। कोई एक वैज्ञानिक ने तो अकेले में काम नहीं किया, 3 वैज्ञानिक हैं, ह्यूगो डीवरिच, कार्ल कोरेंस और एरिक वान शेरमेट। इन तीनों ने मेंडल के नियमों को उसकी मृत्यु के बाद दोहराने का प्रयास किया, और जब मेंडल के नियमों का इन्होंने अध्ययन किया, उन्हें दोहराया, तो पाया कि वास्तव में मेंडल ने जो बातें नियमों में कही है या जो प्रयोग मेंडल के हैं वो वास्तव में सत्यापित हैं। और फिर इन तीनों के प्रयासों से सन 1900 में, देखो 84 में मृत्यु हो गई, लगभग 16 सालों के बाद सन 1900 में मेंडल के नियमों को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उसने नियम तो कब बना दिए थे? 1866 में, लगभग 35 साल बाद लोगों के समझ में आए उसने जो बात। ठीक है भाई। और 84 में उसकी तो मृत्यु हो गई, वो तो नियम बना के, और उसके बाद 84 में उसकी मृत्यु हो गई, परंतु तब तक कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। सन 1900 में इन 3 वैज्ञानिकों ने काम किया, ह्यूगो डीवरिच, कार्ल कोरेंस और एरिक वान शेरमेट। तीनों ने जब प्रयोगों का अध्ययन किया, विस्तार से उन्हें पढ़े समझे, तो इन्हें समझ में आया कि वास्तव में जो मेंडल ने बात कही है, जो नियम बनाए हैं, जो ग्राफिक रूप प्रस्तुत किया है, वो बिल्कुल सटीक है। और तब जाके सन 1900 में इन तीनों की सहायता से मेंडल को अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है। तो फिर भी इन तीनों ने इतना सम्मान मेंडल का किया कि तीनों ने मेंडल को ही, मतलब उसकी प्राथमिकता दिलवाई, और फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का पिता, मेंडल को ही घोषित करवाया। जबकि इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि मेंडल के नियमों की खोज किसने की, तो मेंडल ने की हो, तो परंतु इन तीनों ने पुनर्खोज, दोबारा खोज, वो तो दब चुके थे, 35 सालों तक लगभग वो दबे रहे। उसके बाद वापस से उन्हें सामने लाने का काम इन तीनों वैज्ञानिकों ने किया है, और तब जाकर सन 1900 में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि से नवाजा गया। मतलब सन 1900 में मेंडल को अब प्रसिद्धि के बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का पिता घोषित किया गया, और तीनों वैज्ञानिकों को मेंडलवाद का पुनर्खोजकर्ता कहा गया। ठीक है। तो अगला जो पॉइंट हमारा होता है वो मेंडल के नियम होते हैं, मेंडल के प्रयोग होते हैं, परंतु उससे पहले मेंडल को समझने के लिए, मेंडल के प्रयोगों को समझने के लिए कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दावली है, बहुत सारे हैं, वो उनको हमें परिभाषित करना होता है या उनका अर्थ हमें पता लगाना होता है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, एक एक नंबरों के लिए यहाँ से प्रश्न में पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से पूछा जाता ही है। जो कम से कम 16, 17, 18 परिभाषाएं पढ़ेंगे, और उनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट हर साल आपसे पूछ लिया जाता है। तो कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले जीन। देखो जीन शब्द आपने सुना होगा कि जीन क्या है। तो जीन वे कारक जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। मतलब जीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन, ऐसे कारक जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में जो पहुंचाते हैं, वो कौन होते हैं? जीन। जैसे उदाहरण के लिए किसी की आँखों का रंग, किसी की त्वचा का रंग, किसी के बाल
जो बिल्कुल अपने माता पिता के समान होते हैं, वो लक्षण माता पिता से संतान में कौन लेके आया है? जीन। जो लेके आते हैं उन्हें जीन कहते हैं। अब देखो जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए के बने होते हैं और गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र हमारे अंदर स्थित होते हैं, जीवों के शरीर में कोशिकाओं पर स्थित होते हैं, उस पर जीन पाए जाते हैं। तो आपको जो याद रखना है वो यही रखना है कि जीन क्या है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाले साधन जीन कहलाते हैं। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों। पहली परिभाषा है। इसके बाद आप देखो आलिंग तथा लिंग गुणसूत्र। आलिंग तथा लिंग गुणसूत्र दूसरा पॉइंट है। आलिंग और लिंग गुणसूत्र। देखो हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल 46। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर, केंद्र के अंदर 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अन्य जीवों में अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी जीवों में 46 होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं। मनुष्य की हम बात कर रहे हैं तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब इन 46 गुणसूत्रों में 44 गुणसूत्र 44 गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में एक समान होते हैं। 44 गुणसूत्र स्त्री और पुरुषों में एक समान होते हैं। ऐसे गुणसूत्र जीव में, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। मतलब ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, आलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। स्त्री और पुरुषों में इनकी संख्या 44 होती है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, 44 इनकी संख्या होती है। अब बचे एक जोड़ा या 2 गुणसूत्र। ये 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुषों में लिंग का निर्धारण करते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, और इसलिए इन्हें कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। ऐसे गुणसूत्र जो मनुष्यों में या जीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 या 1 जोड़ा होती है। स्त्रियों में ये गुणसूत्र XX और पुरुषों में XY होते हैं। ये याद रखना है आपको। 44 तो आलिंग गुणसूत्र होते हैं। इनसे लिंग का कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, वो दोनों में समान होते हैं, मतलब लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे गुणसूत्र को तो हम कहते हैं आलिंग गुणसूत्र। और 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुषों में, एक जोड़ा ऐसा होता है मतलब जो अलग अलग होता है, और उसी पर मेल या फीमेल, लड़का या लड़की डिपेंड करता है, तो उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये लिंग गुणसूत्र में देखो, अगर स्त्री है तो स्त्री के अंदर XX होता है, और अगर पुरुष है तो वो जोड़ा XY होता है। मतलब हम इस तरह से लिखते हैं कि स्त्रियों में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 44 + XX, ये स्त्रियों में होते हैं, और पुरुषों में लिखें तो 44 + XY। तो ये एक जोड़ा दोनों में अलग है। 44 गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। आई बात समझ में? तो आलिंग गुणसूत्र जो जीव में लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, आलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्यों में इनकी संख्या 44 होती है, और ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं वे लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और मनुष्यों में इसकी संख्या 1 जोड़ा होती है। ये 1 जोड़ा स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY के रूप में होता है। तो ये अगली हमारी परिभाषा था आलिंग और लिंग गुणसूत्र की। अगला जो टॉपिक है वो है जन्मजात, तीसरी परिभाषा है, तथा अजन्मजात विशेषक। जन्मजात तथा अजन्मजात विशेषक। शब्द पहले देखें आप। विशेषक, विशेषक का मतलब होता है विशेषता बताने वाली। ऐसे लक्षण जो किसी जीव की, किसी प्राणी की विशेषता बन जाते हो, विशेषता बताते हो, वे कहलाते हैं भाई विशेषक। वो क्या कहलाएंगे? विशेषक। जन्मजात तथा अजन्मजात विशेषक
मतलब विशेषक का मतलब होता है लक्षण, ऐसे लक्षण जो किसी जीव की पहचान बन जाए या उसकी विशेषता को बताते हैं। अब जन्मजात ऐसे विशेषक, ऐसे लक्षण जो व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है उसे हम कहेंगे जन्मजात। जैसे किसी की नीली भूरी आंखें जो उसने अपनी माँ से या अपने पिताजी से प्राप्त की है, तो हम उस लक्षण को क्या कहेंगे कि वो लड़का जिसकी नीली भूरी आंखें हैं, तो वो जो विशेषक तो है ना, पहचान तो बन गई कि वो लड़का जिसकी नीली भूरी आंखें हैं, परंतु वो लक्षण कौन सा है, उसकी माँ से उसने प्राप्त किया है, तो उसे हम कहेंगे जन्मजात, जो पीढ़ी से चला आ रहा है। अब इस लड़के ने तो अपने माता पिता से प्राप्त कर लिया, और इसको जब संतान होगी तो ये लक्षण फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके बच्चों में भी वो नीली भूरी आंखें प्राप्त हो सकती हैं। तो जन्मजात लक्षण ऐसे होते हैं जो जन्म से माता पिता से व्यक्ति प्राप्त करता है। किसी के घुंघराले बाल है, किसी की त्वचा का रंग है, किसी का चेहरा है, ये सब हमारे माता पिता के समान होते हैं, तो इन्हें हम जन्मजात लक्षण कहेंगे। और अगले होते हैं अजन्मजात लक्षण। ऐसे लक्षण, ऐसी विशेषता, ऐसी पहचान जीव की जो जन्म के बाद किसी दुर्घटना के कारण, किसी बीमारी के कारण वो प्राप्त करता है, तो उसे अजन्मजात विशेषक कहते हैं। जैसे किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति का पैर टूट जाना, अब वो विकलांग तो हो चुका है, पहचान उसकी बन चुकी है, हम कह देते हैं कि वो व्यक्ति जो विकलांग है, लंगड़ा कर चलता है, परंतु वो लक्षण कौन सा है, अजन्मजात, उसने जन्म से प्राप्त नहीं किया है, जन्म के बाद प्राप्त किया है। तो ये जो अजन्मजात लक्षण है उसकी संतानों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। उसको जो संतान प्राप्त होगी, उसको जो पुत्र पुत्री पैदा होंगे, वो विकलांग नहीं होंगे, क्योंकि ये लक्षण कौन सा था, अजन्मजात। तो जन्मजात लक्षण जो माता पिता से हम प्राप्त करते हैं वे वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और अजन्मजात लक्षण जो माता पिता से प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि वातावरण की परिस्थितियों से, किसी दुर्घटना से, बीमारी से प्राप्त करते हैं, वे अजन्मजात होते हैं और ये वंशानुगत नहीं होते हैं। जैसे एक उदाहरण है, किसी बीमारी में व्यक्ति के सिर के बाल उड़ जाना। कोई व्यक्ति है जो बीमारी की औषधियाँ वगैरह जब उसकी चलती है तो उसकी हीट से, उसकी पावर से सिर के बाल उड़ जाते हैं, व्यक्ति गंजा हो जाता है, परंतु वो अजन्मजात लक्षण है। अब उसको जो संतान होगी वो बिना बालों वाली या गंजी नहीं होगी, जबकि गंजापन जन्मजात भी है। कुछ परिवार है जिनमें जन्मजात रूप से भी गंजापन होता है। अगर वो जेनेटिक है, जन्मजात है, तो निश्चित रूप से उसकी संतानों की भी एक निश्चित आयु के बाद सिर में बाल उड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं, कुछ परिभाषाएं और हैं जिन्हें हम बाद में